साथियों, वंदे मातरम। चाय की चर्चा के इस नवीनतम अंक में आपका स्वागत है। मैं गंगा सिंह बबराल। साथियों, आज जो विषय है जिस पे हम लोग आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं या जिस विषय पे शेयरिंग करना चाहते हैं वो ये है कि जो सत्ता है, सत्ता की जो हनक होती है या धमक होती है या चमक होती है, वो जो सत्ताधारी होता है, जिसे बोलते हैं जो शीर्ष पे बैठा है, नेतृत्व किसी भी पार्टी का हो, वो करा सकता है कानून का राज। कानून का राज कैसे होता है? कानून तो बना दिया है, लेकिन उसका पालन अनुपालन और उसको सशक्त रूप से लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? जो शीर्ष में बैठा नेतृत्व होता है, किसी भी पार्टी का हो। साथियों, आज जो वीडियो हमने इसलिए बनाने की सोची, हमने कहा भाई क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले की घटना हुई है, महाराष्ट्र की ही बात करूंगा जैसे मैंने कल बताया था आपको। तो साथियों, वहां पे आपने देखा होगा, शायद टीवी में अक्सर आया होगा या नहीं आया होगा या कुछ आया होगा कि महाराष्ट्र के अंदर जो अभी नया शिक्षक कानून, जो शिक्षा का कानून, नया कानून आया है पूरे देश के अंदर, उसमें कुछ राज्यों में आपत्ति दर्ज कराई है। लेकिन उसमें जो आपत्ति दर्ज कराई है उसमें एक ऐसा राज्य है जो बीजेपी शासित है, जिसे हम लोग महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं। साथियों, वहां पर उद्धव ठाकरे, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो ठाकरे बंधु हैं ये संयुक्त रूप से इकट्ठे हो गए हैं। इकट्ठे होने का कोई मतलब नहीं रहा है क्योंकि दोनों की जमीन खसक चुकी है, और जिसमें कि राज ठाकरे का तो खैर 0.0 पे चले गया, लेकिन उद्धव ठाकरे की जो भी बची कुची है, जो अब इस समय जो अभी चुनाव होने वाले हैं नगर पंचायत के, इसमें इनकी भूमिका के बारे में, इनकी ताकत के बारे में पता चलेगा, क्योंकि इनकी ताकत पूरी यहीं पे है और तो कहीं सिमटी गए हैं। उन दोनों ने अभी घोषणा की, उनको लगा यार ये अच्छा मौका है जबकि वहां पे मराठा जिसे शासक पहले माना जाता है महाराष्ट्र के अंदर, वह है शरद पवार जी, जो शुरू से मतलब एक कद्दावर नेता रहे हैं। उनकी पार्टी ने भी इसका विरोध नहीं किया, जो नया शिक्षक कानून आया है शिक्षा के क्षेत्र के लिए सुधारने के लिए। लेकिन ये दोनों बंधु जो हैं, ठाकरे बंधु ने, इनको अच्छा मौका मिला, इन्होंने कहा चलो देखते हैं भाई, और इन्होंने विरोध शुरू कर दिया। विरोध शुरू क्या कर दिया, इन्होंने घोषणा की कि हम 6 तारीख को बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे। और ऐसी स्थिति में जो फडणवीस सरकार है महाराष्ट्र के अंदर, फडणवीस सरकार जो है वो बैकफुट में आई, जो हमें लगा वो बैकफुट में आई, और उसने वो कानून को वापस ले लिया। कानून को अगर आप वापस ले लेते हैं तो उसका जो दूरगामी परिणाम है वो क्या होता है साथियों? उसका दूरगामी परिणाम ये होता है कि जनता के बीच में जो सूचना जाती है वो गलत हो जाती है कि भाई पूरी पावर आपके हाथ में है, पूरी ताकत आपके हाथ में है, तो उसका पालन तो आपने कहा, कानून आपके हाथ में है। तो आपने ऐसा, आप बताइए, इसका मतलब सीधा सीधा कि वो डर गए। इतनी बड़ी सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार अगर डर गई तो फिर बचा क्या? कुछ नहीं बचा। तो ये जो स्थिति बनी है महाराष्ट्र के अंदर इस समय, कुछ समय में, मतलब, तो ये स्थिति जो है सुखद नहीं है। और इससे पता चलता है कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो किस कदर, मतलब, उन्होंने हथियार डाल दिए हैं। अब एक उदाहरण आप यूपी का लीजिए साहब। उत्तर प्रदेश के अंदर जो है माफिया राज, आपको पता होगा कुछ सालों पहले कितना चरम पे था माफिया राज। माफियाओं की गुंडागर्दी, उनकी धमक, उनकी चमक कितनी थी आपको सबको पता है। बताने की कोई जरूरत नहीं है, गिनती कराने की भी जरूरत नहीं है। तो कानून तो वो भी वहां पे भी उतनी थी, शक्ति भी उतनी थी, कानून भी वही था, संविधान भी वही था, सभी कुछ तो था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही होशियारी से, चतुराई से, बहादुरी से, बिल्कुल कानून के हिसाब से, वही पुलिस, वही अधिकारी,
वही फोर्स से भी कुछ तो वही है, कुछ बदलाव तो नहीं है ना, कोई स्पेशल तो नहीं है ना। लेकिन माफियाओं का जो है नामो निशान मिटा दिया, गुंडागर्दी को बिल्कुल खत्म कर दिया। यहां तक कि उन गुंडागर्दों के आने वाले पीढ़ी भी ये सबक हो गया कि भाई कभी भी कुछ भी करना, गुंडागर्दी नहीं करना। और लगातार सफाई अभियान चल रहा है, आज के संदर्भ में भी सफाई अभियान लगातार चल रहा है, कुछ न कुछ। लेकिन किसी की आज की डेट पे इतना बड़ा प्रदेश, मेरे ख्याल से पाकिस्तान से भी बड़ा क्षेत्र, पाकिस्तान से भी ज्यादा आबादी यूपी में, उसके बावजूद भी जो कि कहीं कभी कहा जाता था, हम जब छोटे थे बच्चे थे तो कहा जाता था भाई यूपी में तो कभी सुधार होने वाला नहीं है, वहां पे कोई फैक्ट्री, उद्योगपति कोई फैक्ट्री लगाने को तैयार नहीं, कोई बिजनेस करने को तैयार नहीं, क्योंकि गुंडागर्दी बहुत थी। अब किसके शासन में थी, क्या था, ये तो अलग विषय है, लेकिन ऐसा था, माफिया राज तो था ही, कर इसमें कोई दो राय तो है ही नहीं। तो आज के संदर्भ में यूपी को आप देखिए तो चूंकि जो सत्ता में बैठे हैं वो कानून को किस प्रकार से लागू करते हैं, कानून का किस प्रकार से पालन होता है, ये उस व्यक्ति के ऊपर है। राज्य की पावर निश्चित तौर पर पूरे राज्य का मुख्यमंत्री होता है, वहां का एक तरह से राजा समझिए, जो भी समझिए आप। तो ऐसी कौन सी दिक्कत आ गई थी महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार को, जो कि बीजेपी की है, कि दोनों भाइयों जिनका वजूद ही खत्म होने को तैयार था, आपने उनको संजीवनी प्रदान कर दी। आप बताइए क्या कारण हो सकता है ऐसा, या कौन सा ऐसा डर हो सकता है, या क्या ये बिगाड़ेंगे, आप बताइए आप। तो इससे क्या होगा कि पार्टी में तो आदमी का कद घटेगा ही घटेगा, लेकिन जनता में भी गलत संदेश जाएगा। ये तो स्पष्ट कमजोरी है आपकी, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि आपने हथियार डाल दिए साहब। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं साथियों, अगर आप इतिहास के पन्नों को पीछे पलटेंगे तो किसी जमाने में चंद्रशेखर जी हुए थे 3 या 4 महीने के, मेरे ख्याल से या 5 महीने के प्रधानमंत्री हुए थे। मैंने आपको शुरू में एक चीज बताई थी, हर वीडियो बताता हूं कि अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। अगर चुनाव अच्छे इंसान का करते हो, ये दुर्भाग्य रहा है कि राज्यों में, यहाँ तक कि प्रधानी के चुनाव, आजकल प्रधानी का दौर चल रहा है उत्तराखंड के अंदर, तो प्रधानी हो या कोई भी हो, पैसे का खेल रह गया है। क्योंकि जो सही आदमी है, सच्चा आदमी, तो उस पर पैसा तो हो ही नहीं, इतना थोड़ी पैसा आएगा कि वो लाखों रुपया बर्बाद करेगा, आप बताइए। तो इसलिए वो चुनाव में खड़े होने से डरता है, फिर जनता उसको पसंद नहीं करती, ना तो खिला सकता है ना पिला सकता है। भाई वो काम तो करेगा, लेकिन उसके पास जब पावर आएगी तभी करेगा ना, पावर जनता आपको देगी नहीं। पावर में क्या आप समझ ही सकते हैं, मुर्गा मसल्लों में दारू है, यही चलता है आज की डेट पे। आप कहीं भी देखो, बड़े बड़े नेता, हमने तो यहाँ तक कि जब हम काफी समय पहले की बात है, उत्तराखंड में जो आपके इसमें कैबिनेट मंत्री हैं सतपाल महाराज, इतने बड़े प्रवक्ता रहे हैं, इतने बड़े बड़े भाषण देने वाले, बड़े बड़े अनुयायी उनके पूरे देश के अंदर, लेकिन पता चला उनकी भी ट्रक पकड़े गए दारू पे चुनाव प्रचार में। तो ये सब चीजें हैं, ये सब देखने की चीजें हैं और समझने की चीजें हैं। इनको इम्प्लीमेंट तो आज जनता ही करेगी ना, आप ही कर सकते हैं ना, और तो कोई नहीं करेगा। करना तो हम आप लोगों ने ही है ना। लेकिन अगर हम आप लोगों की ये इस प्रकार की अगर क्षमता ही नहीं है, हमारी सोच ही नहीं बन पाएगी कि भाई सही आदमी को लाना है, बदलाव करना है, तो भैया ऐसे ही चलता रहेगा दुनियादारी में। आज के संदर्भ में देखिए, जो शुरू में पैसा खर्च करते हैं, सभासद को देख लीजिए आप, वार्ड मेंबर को देखिए आप, इनको इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो ये बताइए वो काम कहां से होगा, और काम उसकी पूर्ति कैसे करेंगे? फिर तो काम तो कभी होने वाला नहीं है। तो बचपन से हमने देखा है, जो शुरू की राजनीति थी वो ये थी कि अच्छे इंसान की पहचान, उत्तराखंड में खासतौर पे ये फार्मूला लागू होता था कि अच्छा इंसान है, अच्छे इंसान की पहचान करो भाई, ऐसे लोगों को पसंद करती थी जनता। लेकिन आज तो उलट हो गया है, आज तो कहीं भी चुनाव प्रचार हो, अधिकतर जो फसादी हैं लोग हैं, उनके हाथ में कमान होती है, उन्हीं के हाथ में पूरा बजट होता है। भैया कहीं भी देखो फसादी, जिन पे सारा है खाना पीना, खाओ पियो मस्त रहो। एक हम कभी रामला होते थे, तो एक जब वो रावण दरबार, एक डायलॉग होता था, कड़ कड़ हड्डी चबाओ, नल्ली गुली ले, सभी मिल्क खाओ पियो रे,
तो यही कहानी आज भी चल रही है। तो ये बदलाव तो जनता को करना है, उसकी सोच को बदलना। हम और आप अपनी सोच को थोड़ा बदल के तो देखें, अच्छे इंसान का चुनाव करके तो देखें। ना खाएं एक बार मुर्गा मच्छी ना खाएं, कुछ बिगड़ जाएगा, कुछ हो जाएगा, लेकिन अच्छा व्यक्ति जो आएगा तो कम से कम उसको देखें तो सही आप। तो ये स्थिति है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, चंद्रशेखर आजाद जी के समय में कई प्रकरण हुए हैं, लेकिन मैं एक प्रकरण की आपको एक दो प्रकरण की छोटी सी घटना सुनाता हूँ। उस समय पंजाब के अंदर आतंकवाद बहुत चरम सीमा पर था, खालिस्तानियों का बड़ा चरम सीमा पर मामला चल रहा था। तो आपको याद हो ना हो, उस समय पे जब चंद्रशेखर जी थे तो उससे पूर्व की सरकार में जो कांग्रेस की थी, कि साहब झंडा जो होता था भारत सरकार का, जो झंडा है हमारा देश का, जब भी कभी 15 अगस्त होते थे, 26 जनवरी होती थी, लहराया नहीं आता था, आपको पता नहीं होगा। और यहां तक कि खालिस्तानों का लहराया आता था, किसी की हिम्मत नहीं थी, न शासन न प्रशासन, आप समझिए वो जमाने की बात कर रहा हूं मैं। तो ये स्थिति थी हमारे देश के अंदर, इतना प्रभाव था खालिस्तानियों का। लेकिन चंद्रशेखर जी ने तुरंत वहां के जितने भी मुख्यमंत्री और वहां के डीजीपी, जितने उनकी जो भी प्रशासनिक के स्तर के थे, सबको बुला के और स्पष्ट आदेश दिया था कि आपको कुछ भी करना पड़े, आपको कितनी भी फोर्स मंगानी पड़े, लेकिन झंडा भारत का फहराया जाएगा हर जिले के अंदर, हर कार्यालय के अंदर। वही हुआ, बिना एक लाठी डंडे चले, बहुत अच्छे ढंग से हुआ। लेकिन इस प्रकार के लोग और भी कई घटनाएं हैं। यूपी में एक बहुत बड़ा गुंडा होता था, शुक्ला नाम पे होते था, पूरा नाम तो मुझे भी याद नहीं, लेकिन थोड़ी जानकारी है मेरे पास। तो हम छोटे हुआ करते थे उसमें बहुत, लेकिन थोड़ी है कि भाई वो गुंडाई इतनी चलती थी उसकी कि सीमा से हद। जैसे अतीक अहमद टाइप के लोग थे, तो उसी प्रकार से उसकी चलती थी बहुत धमक। चंद्रशेखर जी ने जब ध्यान दिया उधर, तो ढूंढवा के पकड़ के, जिस क्षेत्र में वो दादा था, जिस क्षेत्र में उसकी हनक थी, पकड़ के रगड़ के लेके गए पूरी जनता के सामने, ये देखो ये है। तो क्या है, कानून, पावर, शक्ति आपके हाथ में है, उसका उपयोग करना आप सीखो ना। आप किसी के दबाव में फैसले बदल दोगे क्या? तो ऐसे राजनीति करोगे क्या? इतनी बड़ी पार्टी बीजेपी की, पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी इतनी, आप समझ सकते हैं आज के संदर्भ में क्या पोजीशन है पूरी विश्व में उनकी। लेकिन आपने क्या करा, एक दो जो गुंडई टाइप के लोग हैं उनसे आप हताश होकर और आपने निर्णय बदल दिया। अगर वो राष्ट्र हित में कोई फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट लागू कर रही है, नुकसान तो किसी का भी नहीं है भाई। आपको जो पढ़ाई करनी है, जिस भाषा में आप करिए ना, आपको कोई बाध्य नहीं कर रहा है, लेकिन आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों? ये छोटी सी टुच्ची, मैंने बताया आपको, टुच्ची राजनीति में उतर गए हैं भाई। किसी जमाने बाला साहब का एक डंका हुआ करता था, लेकिन वो परिस्थिति के अनुसार समझ जाते थे। इससे पहले उन्होंने भी, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, बाला साहब ने भी इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार के मामला किए थे, लेकिन जब अयोध्या आंदोलन में उन्होंने समझ लिया था, उस बात को समझ गए थे कि भाई हिंदुत्व के बिना आपकी राजनीति नहीं चलेगी। तो हिंदू भाषियों को तो आप फिर कर ही नहीं सकते, कि देश की कम से कम मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा जो बोलने वाली भाषा वो हिंदी है, 70 से 80%। तो उसको आप कैसे त्याग देंगे भाई, मुझे बताइए। फिर भी बाध्यता नहीं है आपकी में, कि बाध्य तो कोई नहीं कर रहा आपको भाई कि आप बाध्य करके इस भाषा को लागू करें। तो ये बहुत दुखद है और बहुत ही मतलब यह है कि शर्मनाक बात है। और यही मैं आपको बताने के लिए आज मैंने वीडियो बनाया कि भाई आप जो सत्ता में बैठा हुआ है, जिसके पास पूरी पावर है, पूरी शक्ति है, पूरे अधिकार हैं, फिर भी आप पीछे हट जा रहे हैं, तो आप राजनीति क्या करोगे? हम तो खैर राजनीति क्षेत्र से बहुत दूर दूर का, लेकिन जो देख रहे हैं वो तो सुन रहे हैं, तो वो तो हम बोल ही सकते हैं। तो फडणवीस जी सरकार ने जो बैक टू पवेलियन का रास्ता अपनाया है, ये किसी भी रूप में सही संकेत नहीं है। तो इससे क्या हुआ कि इससे उन्हीं का नुकसान नहीं होगा, पार्टी का भी नुकसान होगा। तो मैंने इसीलिए कहा है कि जो कानून का राज है, वो जो सत्ता की शिखर में बैठा है, वो वही कर सकता है। उसकी हनक होनी चाहिए, उसकी धमक भी होनी चाहिए, उसकी चमक भी होनी चाहिए।
अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर फायदा क्या है? आप कोई अल्पसंख्यक वो सॉरी अल्पमत में थोड़ी हो, आपको डरने। जबकि चंद्रशेखर जी अल्पमत में होने के बाद भी उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए और कभी पीछे नहीं हटे। इस बात की हमेशा प्रशंसा करनी चाहिए, जो कि देश की जनता शायद कम जानती होगी उनके बारे में। कम समय के लिए रहे प्रधानमंत्री, लेकिन जो डिसीजन लिए कभी पीछे नहीं हटने वाले। अगली बार में मैं शायद आपको और 2-3 उनके डिसीजन बताऊंगा, आप समझ जाएंगे कि आप चौंक जाएंगे। वो कांग्रेस के आगे नहीं झुके। जिस कांग्रेस ने उनको बैकडोर पे समर्थन दिया था, तो उससे नहीं झुके हो। उन्होंने कहा भाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बाद में भले ही वो फैसला उन्होंने कांग्रेस ने मैं आपको बताऊंगा अगले उसमें पत्र के द्वारा उनको दिया कि भाई ये फैसला हम वापस लेके आपको समर्थन देंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जो डिसीजन ले लिया सो ले लिया, और सरकार चलेगी तो चलेगी, कोई बात नहीं। लेकिन अल्प समय का कार्यकाल रहा, लेकिन अडिग तरीके के साथ उन्होंने कानून का पालन करवाया और कई ऐसे काम करवाए जो इतने कम समय के अंदर आप सोचेंगे तो बड़ा ताज्जुब होगा आपको। कांग्रेस तो 70 साल में नहीं करा पाई। कांग्रेस के जितने भी दिग्गज रहे हैं, चाहे ऊपर से नीचे तक, और हर राज्य में उन्होंने इस प्रकार से काम किया है। हम बता रहे हैं आपको, कहते कुछ थे, पता चला कि 2 मिनट के अंदर पलटी खा जाते थे। इनका तो ये समझ के जैसे नौटंकी होती है, और हमने खुद देखी है ना, और कुछ छोड़िए आप, उत्तराखंड आंदोलन हमने देखा है। अब तो खैर इंदिरा हृदय स्वर्ग में चली गई। उस समय पर इन्होंने बड़ा जोर शोर से उस आंदोलन, हमारा जो आंदोलन था उसमें अपनी भूमिका निभाई। जैसे ही सत्ता में आ गए तो इन्होंने तो दरवाजे नहीं खटखटाए, मतलब दरवाजे नहीं खोले। बात करना, समर्थन देना बहुत दूर है उसी मुद्दे पे जिसका इन्होंने बढ़चोर समर्थन किया। तो ये तो इनका चरित्र है, तो हमने देखा है, इसलिए हम बोल रहे हैं। जिसने कर रखा है वो बोलेगा, जिसने झेला है वो कहेगा, और जिसने कुछ कराया नहीं है तो लोगों की बातों में आएगा ना। वो तो लोगों की 10 प्रकार, क्योंकि उसका अपना विवेक नहीं है ना, वो उसने कुछ संघर्ष नहीं किया, उसने कुछ। तो यही चीजें हैं कि आदमी प्रमुख होता है, पार्टी तो फिर ठीक है, अलग बात है, पार्टी की गाइडलाइन अलग है। तो आपने क्या करा, आपने बताइए फैसला वापस से ले लिए, तो आपकी क्या पोजीशन नहीं। तो इसी के साथ आज के अंक में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।